Namaskar दोस्तों, I welcome you all to Pratidin Current Affairs News Discussion. Today the date is 18th of March and we will analyze आज के all the current affairs from the perspective of PSC as well as UPSC. So let's start. सबसे पहला यहाँ पे न्यूज़ बात करेंगे हम लोग EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के बारे में और इलेक्ट्रोल इंटीग्रिटी के रिलेटेड है ये न्यूज़। इस न्यूज़ को आप रिलेट कर सकते हैं जीएस पेपर 2 के पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इलेक्शंस, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट्स एंड इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को लेकर, क्योंकि आए दिन ये न्यूज़ में रहते हैं एंड देयर इज हाई चांसेस दैट क्वेश्चंस कैन डायरेक्टली बी आस्क्ड फ्रॉम दिस वेरी एस्पेक्ट, नॉट ओनली फ्रॉम प्रीलिम्स बट ऑल्सो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मेंस एज वेल। राइट, देखते हैं सब पूरा मैं स्टोरी के बेसिस पे आपको समझाऊंगा जिससे क्या आपको कुछ रटना ना पड़े, है ना, सब कुछ आप ग्रास्प कर सको। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स EVMs, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी बीच में आता है दैट कोई अगर सोचो दो इलेक्शन पॉलिटिकल पार्टीज़ है, पॉलिटिकल पार्टी ए और पॉलिटिकल पार्टी बी, है ना, दोनों में मतलब इलेक्शंस का लड़ाई चल रहा है। राइट, कोई पॉलिटिकल पार्टी ए जीत गया तो पॉलिटिकल पार्टी बी क्या बोलेगी दैट EVM में गड़बड़ी है। पॉलिटिकल पार्टी बी जीत गया तो पॉलिटिकल पार्टी ए क्या बोलेगी, नहीं नहीं EVM खराब था। राइट, तो सारा जो दोष चल जाता ना वो EVM के ऊपर चल जाता है। तो व्हाट इज EVM का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ये क्या होता है, ये एक ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिसको यूज किया जाता है टू कंडक्ट द इलेक्शंस इलेक्ट्रॉनिकली, और इसको डेवलप किया गया है बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसको कोलैबोरेट करती है विद इलेक्शन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर इस EVM मशीन्स को बनाया गया है। नाउ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बार बार बोलती है ना दैट EVMs जो है वो हैक प्रूफ है, हैक प्रूफ है, हैक प्रूफ है। क्यों बोलती है, इस आर्टिकल में हम लोग सब कुछ डिस्कस करेंगे एक एक करके। ना पहले तो हम लोग देखते हैं दैट क्यों ज़रूरत ही क्यों पड़ा इंट्रोड्यूस करने के लिए ये EVM। इससे पहले हम लोग कौन सा मेथड से वोटिंग देते थे, इससे पहले हम लोग पेपर बैलेट्स यूज़ करते थे 1990 से पहले ओवरऑल। ठीक है, बट पेपर बैलेट्स में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। क्या क्या मुश्किलात थे, एक तो प्रिंटिंग बैलेट्स हम लोग यूज, मतलब वो जो पेपर एक रहता था। राइट, सोचो 5 पॉलिटिकल पार्टीज़ है, पॉलिटिकल पार्टीज A B C D और E। राइट, तो ये इसको पेपर को प्रिंट करने में, है ना, बहुत पैसे खर्च होते थे, एक टाइम कंज्यूमिंग काउंटिंग प्रोसेस होता था, लार्ज मैन पावर और स्टोरेजेस लगता था। राइट, और ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल होती थी विद बूथ कैप्चरिंग या फिर फेक या फिर प्री फिल्ड बैलेट्स या फिर इलेक्टोरल वायलेंस को लेकर। राइट, ये सब और लड़ाई झगड़ा होता था, दिस इज द रियलिटी। इसीलिए गवर्नमेंट ने सोची इतने पैसे क्यों खर्च करे भाई, इतने टेंशन्स क्यों पाले, उससे अच्छा है दैट हम लोग ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इंट्रोड्यूस करते हैं। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स जो होते हैं ये एक स्टैंड अलोन मशीन होते हैं, इसमें कोई भी इंटरनेट या फिर नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है। अगर नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है मतलब आप इसको हैक नहीं कर सकते, ये बैटरी से चलता है और ये बिल्कुल वायरलेस है। मैंने बोला ना कोई भी वायर्ड कम्युनिकेशन इसमें होता ही नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है दैट यहाँ पे आपका मशीन लगा हुआ है और एक वायर लगा हुआ है दूसरे जगह से मशीन से आप उसको रेगुलेट करें। नो 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 नो, वायरलेस है ना, तो आप इसको बिल्कुल ही हैक नहीं कर सकते। ये बैटरी से चलने वाला एक स्टैंड अलोन मशीन है जो क्या कुछ ऐसा दिखता है ना। आपने कभी भी वोट दिया होगा तो शायद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स में ही दिया होगा। राइट, ना सवाल ये भी होता है दैट क्या एडवांटेज है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का। सबसे पहला एडवांटेज है एफिशिएंसी। जो वोट्स के जो काउंट्स होते हैं ना वो काफ़ी फास्ट हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, एकदम सिर्फ एक बटन दबाओ खट करके रिजल्ट मिल जाएगा, है ना। क्विक डिक्लेरेशन किया जा सकता है रिजल्ट्स का। यह एक कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है क्योंकि ये रिड्यूस करता है एक्सपेंसेस ऑन प्रिंटिंग एज वेल एज लॉजिस्टिक्स। यही नहीं, अगर इसके सिक्योरिटी फीचर्स की बात करें, यस, इसमें सिक्योरिटी लॉकिंग सिस्टम है, वोट रेट लिमिटेशंस है जिससे क्या रैपिडली फेक वोटिंग नहीं। अचानक से आप सोचो आपको कमरे में घुसाया, आप एक बार में 5 बार बटन दाब दिए तो आपको क्या लग रहा है 5 बार वोट चला जाएगा क्या? नहीं 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 नहीं, एक बार ही वोट जाएगा। क्यों? क्योंकि रैपिड फेक वोटिंग जो है उसको प्रिवेंट करने के लिए ये फैसिलिटी उसमें लगाई गई है। नेक्स्ट, थंब इम्प्रेशन का वेरिफिकेशन किया जाता है। राइट, और यूनिक पेयरिंग ऑफ कंट्रोल यूनिट एंड वोटिंग यूनिट, मतलब एक पेयरिंग किया जाता है, मतलब आपका जो वोटिंग मशीन है ना वो एक पेयरिंग यूनिट से कनेक्ट किया जाता है और ये पेयरिंग यूनिट आपके आँख के सामने ही रहता है। टेक्निकली ये किस लिए है ना दैट आप अगर एक वोट दबा दिए, राइट, तो ऐसा नहीं दैट 5 वाला 5 बार अगर बटन दबा दिए तो उस पॉलिटिकल पार्टी को 5 बार वोट चला जाएगा। नो 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 नो, क्योंकि आप जब एक बार वोट दबाते हो ना उसके बाद ये जो यहाँ पर जो इंसान रहता है, जो ऑफिसर रहता है, वो क्या करता है फिर से इस वोटिंग मशीन
मशीन को दबाता है, जिससे क्या फिर से ये रिन्यू हो जाता है। समझ रहे हो बात? तो इससे क्या होता है, फ्रॉड प्रिवेंशन भी होता है, इससे एलिमिनेट होता है बैलेट स्टफिंग और रिड्यूस होता है ह्यूमन का मैनिपुलेशन करने में। तो ओवरऑल अगर इवोल्यूशन की बात करें, देखिए ये सब चीज़ें प्रीलिम्स में बहुत समय अच्छे से पूछा जा सकता है, और ऊपर से मामा ने तो बोल ही दिया, आपको पता ही है ना, राइट। तो यहाँ पे टाइमलाइन अगर देख लीजिएगा कैसे कैसे ये इवोल्यूशन हुआ हमारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इंडिया में, तो 1977 में सबसे पहला प्रपोजल आया था दैट ईवीएम्स होना चाहिए। फिर 2 साल बाद में एक प्रोटोटाइप को डेवलप किया गया, अभी भी फाइनल स्टेज में डेवलपमेंट नहीं हुआ था, प्रोटोटाइप को ही डेवलप किया गया था, राइट। उस पर टेस्टिंग किया गया, तो एक ट्रायल किया गया 1982 में। पहला ट्रायल कहाँ पे किया गया था, केरला के पवानूर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, ठीक है। उसके बाद आया 1989 जब अमेंडमेंट लाया गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में, क्योंकि इससे पहले जब किया गया था ना तो कोर्ट ने क्लियरली बोल दिया गया था दैट नहीं भैया ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये तो इनवैलिड है ना। इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बनाने के लिए, वैलिड बनाने के लिए आपको चेंजेस लाने पड़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में। तो उसको ही देखते हुए 1989 में अमेंडमेंट लाया गया था, और फर्दर 9 साल बाद एक्सपेरिमेंटल यूज किया गया कुछ कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। 2001 में इसको फुल स्टेट इलेक्शन ऑफ तमिलनाडु, केरला, वेस्ट बंगाल एंड पुडुचेरी में यूज किया गया, और फाइनली 2004 में फर्स्ट नेशन वाइड यूज किया गया था लोकसभा इलेक्शन में हमारे ईवीएम्स का, राइट। इसकी अगर लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट देखें तो यस, सुप्रीम कोर्ट का इसमें इंटरवेंशन हुआ था, क्योंकि पहले ही मैंने बोला दैट इनिशियली इसको रूल आउट किया गया था इसका, क्योंकि कोई लीगल बैकिंग नहीं था, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला भी था दैट हाँ पहले अमेंडमेंट लाओ। और जब अमेंडमेंट लाया गया 1989 में, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी अपहेल्ड किया दैट हाँ ईवीएम जो होता है ना ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। तो ये पूरा एपिसोड आपको पता चल गया ना, ये एपिसोड आपको दिमाग में रहना पड़ेगा। अब इसके फंक्शनिंग के बारे में बात करते हैं, इनके सिक्योरिटी मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। क्यों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है फोकस करती है ऑन ईवीएम का यूजेजेस, क्योंकि देखो वोटिंग के दौरान ईच वोट इज रिकॉर्डेड इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है, और ये कंट्रोल कौन करता है, वहां के प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ठीक है। अच्छा, पोस्ट पोल प्रोसेसेस में मशीन्स को पहले सील किया जाता है, देख ही रहे हो यहाँ पे मशीन्स को सील किया जा रहा है, राइट। उसके बाद इसको स्टोर किया जाता है सिक्योर्ड लोकेशन में, इस टाइप के बहुत बड़े बड़े ट्रंक्स रहते हैं, इसमें सिक्योर किया जाता है। बाद में उसको ट्रैकिंग भी किया जाता है यूजिंग ईवीएम ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर, राइट। इस टाइप के देखिए स्पेशल टैग्स लगाया जाता है उसमें, कैन यू सी दैट। अच्छा, इसमें की सिक्योरिटी मेजर्स दैट इज मल्टीपल सील्स रहते हैं, रियल टाइम ट्रैकिंग होता है इसका, और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर लॉकिंग सिस्टम भी इसमें अवेलेबल है, जिससे कोई भी इसको फ्रॉड ना करे, राइट। इसके काउंटिंग प्रोसेस भी बहुत इजी होता है, एक बटन दबाने के साथ साथ आपको रिजल्ट डायरेक्टली दिख जाएगा, है ना। तो इसमें क्या है दैट सेफगार्ड भी है बहुत सारे, जैसे बटन कैन नॉट बी प्रेस्ड बिफोर द क्लोज बटन, बटन को सील्ड और हिडन रखा जाता है, और साथ ही साथ इट इज ओपन ओनली एट द काउंटिंग सेंटर। इसकी वेरिफिकेशंस की अगर बात करें, यस द रिजल्ट्स आर मैच्ड विद द वोट्स रिकॉर्डेड ऑन द पोलिंग डे, और बाद में इसको शेयर किया जाता है विद द पोलिंग एजेंट्स एज वेल, जिसके बाद फाइनल रिजल्ट्स लाया जाता है। बट अगेन इस पर भी कुछ कुछ, जैसे कि मैंने पहले ही बोला, क्रिटिसिज्म होता है दैट दो पॉलिटिकल पार्टीज ए और बी अगर लड़ाई कर रही है, मतलब वोट इलेक्शंस में, तो अगर बाई चांस ए जीत गया तो बी क्या बोलेगा, अरे भाई ये तो फ्रॉड हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं एलिगेशंस लगता है इसके ऊपर, टैंपरिंग होने का, हैकिंग होने का, है ना। बट इलेक्शन कमीशन ने तो बोल ही दिया दैट भैया ये तो हैक ही नहीं हो सकता, है ना। अच्छा, पॉलिटिकल डिबेट्स कहीं ना कहीं चलती है ऑन द ट्रांसपेरेंसी, दैट हाँ भाई ये ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होना चाहिए, राइट। अच्छा, रिस्पॉन्स अगर देख लीजिएगा, यस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्लियरली एम्फसाइज करती है दैट कोई भी, क्योंकि इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है ना, क्योंकि इसके कोई भी फिजिकल एंड टेक्निकल सेफगार्ड्स प्रॉपर है, इसीलिए इसको हैक नहीं किया जा सकता, राइट। सो ओवरऑल on the basis of this very article what we have discussed, this is the question that is being asked. Please go through the options A 1 2 3 और बोलिए ऑप्शन A B C D में कौन सा करेक्ट है। नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल अपने आंसर्स को लिखिएगा, आई विल श्योरली बी चेकिंग दैट थिंग, राइट। इंडियाज यंग वर्कफोर्स, ये आर्टिकल बहुत खूबसूरती से बता रहा है दैट कैसे हमारे जो यंग वर्कफोर्स है इंडिया में, हाउ दे आर सो कॉशियस, हाउ दे आर सो प्रोडक्टिव, तो उनके ग्रोथ, एजुकेशन एंड वेरियस चैलेंजेस के बारे में यहाँ पे बात किया गया है। इस आर्टिकल को आप जीएस पेपर 3 के इंडियन इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट, ह्यूमन कैपिटल, डेमोग्राफिक डिविडेंड, इन टॉपिक से डायरेक्टली रिलेट कर सकता है। एक्चुअली एक अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी जो है ना, उन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज किया है, उस रिपोर्ट का नाम है स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2026,
और उस रिपोर्ट में मेनली फोकस किया गया है दैट यूथ एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट को लास्ट 40 ईयर्स में देखा गया है और बताया गया है दैट क्या अभी प्रेजेंटली इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड है क्या। अच्छा, जब मैं डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात कर रहा हूं शायद आप कंफ्यूज हो रहे होंगे दैट डेमोग्राफिक डिविडेंड होता क्या है। देखो, डेमोग्राफी का मतलब क्या हो गया, हमारा पॉपुलेशन और पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, डिविडेंड का मतलब क्या होता है, जैसे अगर आपने सुना होगा कभी शेयर स्टॉक्स के बारे में, फॉर एग्जांपल कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक है, स्टॉक ए, आपने अगर उस स्टॉक ए को 100 रुपीज में खरीदा ना, और अगर उस कंपनी ने से फॉर एग्जांपल प्रॉफिट कमाया, बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाया, 150 रुपया, राइट, प्रॉफिट ही कमाया, तो वो अपने पास भी तो कुछ रखेगा, 50 रुपया अपने पास रखेगा, राइट, बट बाकी जो 100 रुपया है ना, वो चाहेगा दैट नहीं भाई हमारे जो शेयर होल्डर्स है उनको मिल जाए। और सोचो इनके 100 शेयर होल्डर्स है तो हर एक शेयर होल्डर्स को एक रुपया करके दे दिया जाएगा, तो वो जो 1 रुपया करके जो आपको मिल रहा है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। ठीक है, चलो अब यहां पे बात क्या किया जा रहा है, डेमोग्राफी डिविडेंड के बारे में। तो डेमोग्राफी क्या था, ऑफ कोर्स हमारा पॉपुलेशन का फायदा, उसी को हम लोग बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड, दैट इज, और वो भी कैसा फायदा, इकोनॉमिक, जहां पे उस देश के इकोनॉमी के ग्रोथ में कुछ पोटेंशियल दिखे, और वो भी कौन से डेमोग्राफिकल ग्रुप से। क्या एक साल का बच्चा से कोई डेमोग्राफिक डिविडेंड एक्सपेक्ट कर सकता है क्या कोई 80 ईयर्स के बुजुर्ग से कोई डेमोग्राफिक डिविडेंड एक्सपेक्ट कर सकता है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो कौन यहाँ पे डेमोग्राफिक डिविडेंड देगा, जो क्या वर्किंग एज पॉपुलेशन होता है, और वो वर्किंग एज पॉपुलेशन क्या है, बिटवीन 15 टू 64 ईयर्स, कहीं कहीं पे 60 इयर्स दिया जाता है ना। तो इसमें भी अगर इंपॉर्टेंट इनसाइट्स देखिएगा, यस, इंडिया का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है इट इज नियरली एट इट्स पीक। आफ्टर 2030 बोला जा रहा है वर्किंग एज पॉपुलेशन जो है ना शेयर, इट विल स्टार्ट डिक्लाइनिंग, है ना। तो ये क्यों बोला गया है, चलो एक एक करके देखते हैं। पहले तो हम लोग बात करेंगे कुछ अचीवमेंट्स के बारे में, दैट इंडिया ने क्या क्या अभी तक अचीव किया है। एजुकेशन में अगर देख लीजिएगा एक्सपेंशन हो रहा है, जी हाँ, कैसे, देखो बोला गया दैट देयर इज सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन हायर एजुकेशन एक्सेस। हायर एजुकेशन एक्सेस का अगर देखिएगा, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये मैंने एक डेटा दिखाया है। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हायर एजुकेशन का 2010 में हर 1 लाख स्टूडेंट्स के लिए 29 कॉलेजेस थे, 2021 में हर 1 लाख स्टूडेंट्स के लिए 45 कॉलेजेस है। बढ़े ना, कॉलेजेस के नंबर्स बढ़े हैं ना, राइट। तो वही बोला गया दैट ओवरऑल जो एजुकेशनल एक्सेस है ना वो बढ़ा है। इनफैक्ट टर्शरी इनरोलमेंट रेट भी बढ़ा है, जो हायर एजुकेशन होता है ना, जैसे यूजी पीजी कोर्सेज, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है एंड कंपेयर टू द कंट्रीज विद सिमिलर इनकम लेवल्स। ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब हमारा देश पढ़ाई कर रहा है। दूसरा, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, एक हम लोग को शिफ्ट देखने को मिल रहा है फ्रॉम द वर्कफोर्स। पहले लोग बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर में काम करते थे, धीरे धीरे लोग शिफ्ट हो रहे हैं फ्रॉम एग्रीकल्चर टू ईदर इंडस्ट्री या फिर सर्विसेज। और आपको पता होना चाहिए सर्विसेज और इंडस्ट्री का जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है ना, वो एग्रीकल्चर के ओवरऑल कंट्रीब्यूशन से तो ज़्यादा है ना, पर कैपिटा कंट्रीब्यूशन, राइट। तो यही बोल रहा है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है दैट आप अगर सर्विस और इंडस्ट्री सेक्टर में आ रहे हो तो, है ना, दैट क्योंकि हर एक इंसान का डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगा तो ओवरऑल देश का डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगा, ओवरऑल देश का पर कैपिटा जीडीपी बढ़ेगा, है ना। नेक्स्ट, रिडक्शन इन इनइक्वालिटीज, बोला जा रहा है पहले ना जेंडर डिस्पैरिटीज बहुत ज़्यादा होती थी, जो मेन को ज़्यादा सैलरी मिलता था, वुमेन को कम सैलरी, बट आज के समय में वो जेंडर डिस्पैरिटी डिक्रीज हो रहा है। कास्ट में डिस्पैरिटीज जो पहले के ज़माने में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता था, आज के समय में हम लोग को ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। राइजिंग एस्पिरेंट्स, यस, आज का जो यूथ है ना वो ज़्यादा एडुकेटेड है, ज़्यादा अवेयर है, ज़्यादा एम्बिशियस है, ज़्यादा चैट जीपीटी यूज़ करने वाला है, ज़्यादा एआई यूज़ करने वाला है। तो आप खुद सोचिए, अगर आज का यूथ आज का ट्रेंड के साथ अपने आप को इवॉल्व कर रहा है तो वो तो आगे बढ़ेगा ही ना यार, है ना। सो दिस इज व्हाट द अचीवमेंट्स ऑफ इंडियन डेमोग्राफी इज। बट कहीं ना कहीं कुछ ट्रेंड्स देखने को मिल रहा है, जैसे यस ओवरऑल तो इंप्रूवमेंट ही हो रहा है टाइम के साथ साथ एजुकेशन लेवल्स का, बट कंसर्न्स भी है, जैसे डिक्लाइन हो रहा है मेल पार्टिसिपेशन का। जो एजुकेशन में है ना, यंग मैन 2017 में ये 38% था, 2024 में ओवरऑल ये घटकर 34% हो गया। एंड मेन रीजन क्या है, दैट मेंस जो है ना दे आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू सपोर्ट देयर हाउस होल्ड इनकम्स, ठीक है। तो ओवरऑल इस पूरे जो भी हम लोग फॉल्ट्स यहाँ पर देख रहे हैं उनको सुधारने के लिए क्या किया जा सकता है। कुछ यहाँ पे चैलेंजेस ज़रूर है, इन चैलेंजेस को पहले मिटिगेट करना पड़ेगा। चैलेंजेस क्या क्या है पहले तो वो देख लेते हैं। सबसे जो पहला चैलेंज है वो है एम्प्लॉयमेंट चैलेंज। आज के समय में मेन इशू यही है दैट एडुकेटेड यूथ को जॉब्स में एब्जॉर्ब कैसे करें,
है ना। अगर इस चीज़ को एड्रेस नहीं किया गया ना तो डेमोग्राफी डिविडेंड जो हम लोग बोल रहे हैं ना, हाँ हमारे इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है इसका फ़ायदा होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा भाई, ये डेमोग्राफिक डिजास्टर भी बन सकता है ना। तो दूसरा बड़ा जो चैलेंज है वो है रीजनल डिस्पैरिटी। कहीं ना कहीं देख लीजिएगा शहरों में तो बहुत ज़्यादा कॉलेजेस है, बट अपॉर्चुनिटीज़, कॉलेज मतलब अपॉर्चुनिटीज़, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। आप खुद ही सोच लीजिएगा, जैसे अगर मैं एक एग्जांपल ले लूँ, कोई बड़ा सिटीज़ ले लो, गुवाहाटी ले लो, राइट। तो आपको गुवाहाटी में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा, जॉब का एक्सप्लोर करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, या नौलवाड़ी में? सोच के देखना, राइट, है ना। तो of course, क्योंकि गुवाहाटी is a very very giant and a big city, so of course here the opportunities are quite larger, right? See, next is a quality of education, faculty shortage. It is one of the premier thing which is being observed here, right? Student teacher ratio भी अगर देख लीजिएगा, जो क्या मतलब बोला जाना चाहिए that per teacher 15 to 20 students होना चाहिए, एक्चुअली में प्राइवेट कॉलेज में पता है क्या होता है, पर टीचर 28 स्टूडेंट्स है, और पब्लिक कॉलेजेस में तो पर टीचर 47 स्टूडेंट्स हैं। मतलब आप कैन यू इमेजिन दैट एक स्टूडेंट्स, अगर मेरे बैचेस में अगर 15 स्टूडेंट्स है तो मैं 15 स्टूडेंट्स को आराम से देख पाऊंगा ना, हर एक स्टूडेंट्स को एक एक करके आराम से देख पाऊंगा। वहीं पर अगर मेरे पास अगर 28 स्टूडेंट्स है या फिर 47 स्टूडेंट, क्या मैं हर स्टूडेंट्स को उतना प्रॉपर तरीके से एनालाइज कर पाऊंगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो यहीं पे यही बोला गया दैट ये तो AICTE का नॉर्म है भाई, हर एक टीचर के लिए 15 to 20 स्टूडेंट्स होना चाहिए, एंड दैट इज व्हाट इज बीइंग डन हियर, राइट। नेक्स्ट अगर देख लीजिएगा, देयर इज ट्रांजिशन फ्रॉम एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट। जी हाँ, एक बहुत ये है दैट हाँ एजुकेशन तो मिल गया, बट क्या वो बंदा जो एडुकेटेड है, हर एक एडुकेटेड बंदा एम्प्लॉयमेंट में इन्वॉल्व है क्या जॉब मार्केट रिक्वायरमेंट्स को वो फुल कर रहा है? दैट इज वन ऑफ द मेन चैलेंजेस व्हिच इज बीइंग ऑब्जर्व्ड हियर। तो इसीलिए इस आर्टिकल में जरूर से बोला गया दैट कुछ हम लोग को पॉलिसी इंप्लीमेंटेशंस लाना पड़ेगा, जिससे ये जो प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं इनको हम लोग कंसर्न कर सके। जैसे हम लोग को हार्नेस करना पड़ेगा डेमोग्राफिक डिविडेंड को, इंक्रीज करना पड़ेगा जॉब क्रिएशंस को इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज में, इंप्रूव करना पड़ेगा क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन को, एड्रेस करना पड़ेगा रीजनल इनइक्वालिटीज जो एग्जिस्ट करती है, और स्ट्रेंथन करना पड़ेगा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को, क्योंकि अल्टीमेटली अगर लोगों को स्किल्स ही ना मिलेगा तो लोग कैसे डेवलप करेंगे। सपोर्ट करना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द हाउस होल्ड्स को, जिससे रिड्यूस किया जा सके ड्रॉप आउट्स। क्योंकि देखो, अब अगर हाउस होल्ड अगर फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है तो ऑफकोर्स वो बोलेंगे ना बेटा को, जाओ बेटा काम करो, क्यों पढ़ाई कर रहे हो, राइट। तो ये ड्रॉप आउट तो करेगा ही बच्चा, है ना। तो अब ड्रॉप आउट करेगा तो आगे पढ़ाई कैसे करेगा, आगे के आने वाले यूथ्स के साथ कैसे कॉम्पीट कर पाएगा? तो यहाँ पे यही बोला गया दैट हम लोग को कहीं ना कहीं डेमोग्राफिक डिविडेंड को मल्टी वैलिड एंगल से देखना पड़ेगा और उसको इम्प्लाई करना पड़ेगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस, अगेन दिस इज द क्वेश्चन दैट इज बीइंग आस्क्ड एंड ट्राई टू सॉल्व इट। अगर नहीं सॉल्व कर पा रहे हो या फिर कुछ अगर प्रॉब्लम आ रहा है, नीचे में मैं आपको डिस्क्रिप्शन सेशन में इस PDF का लिंक डाल दूंगा, उस PDF को जाकर वहाँ पे डाउनलोड भी कर सकते हैं। आई होप दैट दिस वाज फ्रूटफुल फॉर यू एंड या प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो व्हाट यू फील अबाउट इट, एंड दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैड। विल बी मीटिंग नेक्स्ट सेशन। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।